नमस्कार। उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधीर वर्मा और इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे हाल फिलहाल में चर्चा में रही कुछ समसामयिक मुद्दों को, कुछ ऐसे मुद्दे जो हाल फिलहाल में काफी ज्यादा चर्चा में रही है और साथ ही आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, उड़ान आईएएस अकादमी के द्वारा छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 से संबंधित एक ऑनलाइन बैच लाया जा रहा है। ये बैच 1 सितंबर से प्रारंभ होने वाला है और इस बैच के अंतर्गत जितनी भी क्लासेस संचालित की जाएंगी उन सभी के रिकॉर्डेड वीडियो आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही हर क्लास का पीडीएफ आपको उपलब्ध कराया जाएगा और पूरा सिलेबस आपका कवर कराया जाएगा। तो इस बैच का लाभ उठाने के लिए आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप चाहें तो 3 दिन का डेमो क्लास भी अटेंड कर सकते हैं। 1 तारीख से डेमो क्लासेस प्रारंभ हो जाएंगी। चलिए तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पिछले क्लास में आपको जो प्रश्न पूछे गए थे उनके आंसर्स पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आपको पूछा गया था पालन 1000 राष्ट्रीय अभियान कब प्रारंभ किया गया। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था पालन 1000 राष्ट्रीय अभियान जो है ये 16 अगस्त को प्रारंभ किया गया है और इसका उद्देश्य है कुपोषण को कम करना, बाल मृत्यु दर को कम करना। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। याद रखिएगा 16 अगस्त से ये योजना जो है वो प्रारंभ की गई है। यहां पर देखिए, आगे बढ़ते हैं। अगस्त मलाई हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो इस हाथी रिजर्व के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये जो हाथी रिजर्व है ये देश का 32वां हाथी रिजर्व होगा और यदि पर्टिकुलर मैं तमिलनाडु राज्य की बात करूं तो तमिलनाडु का 5वां एलिफेंट रिजर्व होने वाला है। ठीक, तो याद रखिएगा ये कहां है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला है डूरंड कप का संबंध किस खेल से है। ऑप्शन था आपके पास फुटबॉल से, हॉकी से, टेबल टेनिस से या टेनिस से। तो इसका आंसर है फुटबॉल से। अभी हाल फिलहाल में काफी ज्यादा चर्चा में रहा है क्योंकि 131वां संस्करण डूरंड कप का ये आयोजित हो रहा है 16 अगस्त से। 16 अगस्त से ये प्रतियोगिता प्रारंभ हो चुकी है। अगला क्वेश्चन था सभी नगरीय क्षेत्रों में कृष्ण कुंज योजना प्रारंभ की गई है। कब से प्रारंभ की गई है। तो इसका आंसर है कृष्ण जन्माष्टमी से। ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछेगा, इसको अच्छे से तैयार करेंगे। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे द्वारा 15 अगस्त को भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी चलाई गई, इसका संचालन किया गया। आपको पूछ रहा है कौन कौन से स्टेशन के बीच इसको चलाया गया है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 15 अगस्त को रेलवे के द्वारा, है ना, जो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, इसके द्वारा 3.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी चलाई गई है। इसका नाम रखा गया है सुपर वासुकी। याद रखिएगा, ये किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछेगा। सुपर वासुकी इस ट्रेन का नाम रखा गया है। इसकी कुल लंबाई है 3.5 किलोमीटर। 295 वैगन यानी 295 डिब्बे जो हैं इसमें लगे हुए हैं, जिनको 6 इंजनों के माध्यम से खींचा गया है। इंजनों की संख्या है 6 और डब्बों की संख्या है 295। ठीक, तो किसके बीच चलाया गया। तो याद रखिएगा कोरबा और राजनांदगांव के बीच इस ट्रेन का संचालन किया गया है। इस मालगाड़ी को चलाया गया है, कोयले को वहां तक आपूर्ति करने का काम किया गया है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए नेता प्रतिपक्ष कौन है। तो नए नेता प्रतिपक्ष हैं श्री नारायण चंदेल, माननीय नेता प्रतिपक्ष। आपको दिखाया था मैंने cgvidansabha.gov.in, छत्तीसगढ़ विधानसभा की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर भी इस जानकारी को अपडेट कर दिया गया है। जांजगीर चांपा से विधायक हैं श्री नारायण चंदेल जी और अभी हाल ही में इनको माननीय नेता प्रतिपक्ष के रूप में स्थान दिया गया है, इनकी नियुक्ति हुई है। चलिए तो आज का पहला टॉपिक शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है मूल कर्तव्य पर उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी। आपने एक कथन जरूर सुना होगा कि बिना अधिकारों के कर्तव्य औचित्यहीन होते हैं और बिना कर्तव्य के अधिकार निरंकुशता को बढ़ावा देते हैं। इस कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारे नागरिक जीवन के लिए
मौलिक कर्तव्य उतने ही आवश्यक हैं जितने की मौलिक अधिकार। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका के संबंध में कहा है कि जो राज्य हैं और जो केंद्र सरकार है उनको जवाब देना चाहिए कि उन्होंने मौलिक कर्तव्य के संबंध में जन जागरूकता फैलाने संबंधी क्या क्या प्रयास किए हैं। उनके संबंध में नोटिस भी जारी किया जा चुका है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो याद रखिएगा मौलिक कर्तव्य, ठीक है। अभी समझेंगे मौलिक कर्तव्य, इसका पूरा सब कुछ जानेंगे, जो जो फैक्ट आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी को देखेंगे। सबसे पहले न्यूज पर नजर डालते हैं। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों का पालन सुनिश्चित करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। ये जो नोटिस है वो केंद्र सरकार साथ ही राज्य सरकारों के लिए जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने वकील दुर्गा दत्त द्वारा दायर जनहित याचिका पर केंद्र और राज्यों का नोटिस जारी किया है, जिसमें संविधान में निहित नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को लागू करने की मांग की गई है। अदालत ने लोगों को संवेदनशील बनाने और मौलिक कर्तव्यों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अभी तक उठाए गए कदमों पर सरकार से जवाब मांगा है। तो याद रखिएगा अभी हाल ही में एक पीआईएल जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया, सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार को जवाब देना चाहिए कि उन्होंने मौलिक कर्तव्यों से संबंधित जन जागरूकता फैलाने के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं। ये पीआईएल दायर करने वाली जो वकील है उनका नाम है दुर्गा दत्त। वैसे एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहें तो याद रख सकते हैं। याचिकाकर्ता ने कहा था कि इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश के बावजूद आज तक केंद्र और राज्यों ने काम नहीं किया है। यानी सुप्रीम कोर्ट जो है ये पहले ही आदेश जारी कर चुका है कि जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है वो ऐसा प्रयास करें जिससे कि लोगों को उनके मौलिक कर्तव्यों के बारे में जानकारी हो सके। लेकिन अभी तक केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने कोई भी काम इस संबंध में नहीं किया है। उनसे यह पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने मौलिक कर्तव्यों की जानकारी लोगों तक पहुंचाने और उन्हें जागरूक करने को लेकर क्या कदम उठाए हैं। चलिए तो जान लेते हैं मौलिक कर्तव्यों के बारे में। क्या है ये मौलिक कर्तव्य? देखिए नाम से स्पष्ट होता है मौलिक और कर्तव्य। मौलिक यानी होता है मूलभूत और कर्तव्य होता है वे कार्य जिनकी आपसे अपेक्षा की जाए। तो मौलिक कर्तव्य वे कर्तव्य होते हैं या वे कार्य होते हैं जिनकी संविधान आपसे अपेक्षा करता है। भारतीय नागरिक होने के नाते आपसे कुछ कर्तव्यों की अपेक्षा सरकार के द्वारा या राज्य के द्वारा की जाती है, इन्हें ही कहा जाता है मौलिक कर्तव्य। ये जो मौलिक कर्तव्य हैं ये मूल संविधान में नहीं थे, याद रखिएगा ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे। इन्हें वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। याद रखिएगा वर्ष 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा भी दी जाती है। इसे लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है क्योंकि काफी विस्तृत ये संशोधन था, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान भी कहा जाता है। ठीक, तो संविधान में 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़े गए मौलिक कर्तव्य नागरिकों से आदर्श आचरण की अपेक्षा करते हैं। कुछ आचरण है, कुछ कार्य है जिनकी आपसे अपेक्षा की जाती है, वही क्या है? मौलिक कर्तव्य है। इनका उल्लेख संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद 51A में है। तो याद रखिएगा भाग 4A अनुच्छेद यानी इसका विस्तार जो है वो अनुच्छेद 51A के अंतर्गत है ना, 51A के अंतर्गत किया गया है। यह कर्तव्य 11 प्रकार के हैं। देखिए जब ये 1976 में जोड़ा गया था तो उस समय केवल 10 मौलिक कर्तव्य थे। 10 मौलिक कर्तव्यों की बात वहां पर की गई थी। 11वां जो मौलिक कर्तव्य है ये वर्ष 2002 में 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से 11वां जो मौलिक कर्तव्य है उसको स्थान दिया गया है हमारे संविधान में। ठीक, ये जो मौलिक कर्तव्य हैं ये स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है, या सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर
1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया है। अच्छा, अब इससे एक फैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखिए, वर्मा समिति ने मूल कर्तव्यों को बाध्यकारी बनाने की सिफारिश की थी। ये एकमात्र कमेटी है जिसने ये कहा था कि मूल कर्तव्य जो हैं वे नागरिकों के लिए क्या होने चाहिए, बाध्यकारी होने चाहिए, जिससे कि उनके आचरण को नियंत्रित किया जा सके। ठीक, चलिए, तो ये हैं हमारे 11 मौलिक कर्तव्य। पहला मौलिक कर्तव्य क्या है? संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करें। राष्ट्र चिन्ह से संबंधित या राष्ट्र से संबंधित जितने भी मौलिक चीजें हैं उन सभी का सम्मान करना, जिसमें राष्ट्रीय चिन्ह आता है, राष्ट्रीय गान आता है ना, राष्ट्रध्वज आता है, राष्ट्रीय आदर्श जितने हैं वो सारे आते हैं, और राष्ट्रीय जो भी संस्थाएं हैं वो सारी आती हैं। इन सभी का आदर करना, ये हमारा पहला मौलिक कर्तव्य है। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। भारत को स्वतंत्रता दिलाने में जितने भी लोगों ने अपना बलिदान दिया है उनके आदर्श हमेशा ऊंचे रहे हैं। उनके आदर्शों में सर्वश्रेष्ठ रहा है, सर्वोपरि रहा है राष्ट्र प्रेम। तो इस राष्ट्र प्रेम को सर्वोपरि रखना है ना, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श, ये राष्ट्र प्रेम ही सर्वश्रेष्ठ आदर्श है, सर्वोच्च आदर्श है, जिसे हमें अपने हृदय में संजो कर रखना चाहिए। ये हमारा दूसरा मौलिक कर्तव्य। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें तथा उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। हम कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कि भारत की एकता और अखंडता को खतरा हो। यह हमारा तीसरा मौलिक कर्तव्य है। चौथा है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। यह हमारा चौथा मौलिक कर्तव्य। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हों। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। तो यहां पर दो प्रकार के कर्तव्य आपको दिख रहे हैं। पहला, हमारे भारतीय समाज में भाईचारे की भावना को बढ़ाना, ऐसे काम न करना जिससे कि भाईचारे को ठेस पहुंचे, ऐसा काम न करना जिससे कि हमारे देश में शांति भंग हो, साथ ही हमारा जो भ्रातृत्व है, आपस में भाईचारे की जो भावना है उसको आघात पहुंचे। इसके अलावा ऐसी प्रथाओं को त्यागना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। यह हमारा पांचवा मौलिक कर्तव्य है। छठा है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे एवं उसका परिरक्षण करें। सबसे पहले ये सामाजिक संस्कृति का अर्थ समझिए। सामाजिक संस्कृति का अर्थ होता है एक ऐसी संस्कृति जिसमें अनेक प्रकार की छोटी छोटी संस्कृतियां मिली हुई हो या विद्यमान हो। आपने सुना होगा कि भारत जो है वो संस्कृतियों का गुलदस्ता है। इसमें अनेक प्रकार की संस्कृतियां, अनेक प्रकार की भाषाएं, बोलियां, व्यंजन सब खेलते हैं। इन सभी का सम्मान करना, इन सभी को समान महत्व देना और हमारे सामाजिक संस्कृति का परिरक्षण करना, यह है हमारा छठा मौलिक कर्तव्य। अगला है प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं। इनकी रक्षा करना और संवर्धन करना तथा प्राणी मात्र के लिए दया का भाव रखना। तो प्राकृतिक सुरक्षा या प्रकृति की सुरक्षा, ये हमारा सातवां मौलिक कर्तव्य होगा। अगला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना विकसित करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अर्थ होता है तार्किक बुद्धि। आप प्रत्येक चीज में तर्क के माध्यम से उसका स्वयं का निर्णय लें। इससे क्या होगा? इससे अनेक कुरीतियां, अनेक बुरी जो परंपराएं हैं उन सभी का स्वतः निषेध हो जाएगा, वो अपने आप खत्म हो जाएंगी। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना, ये हमारा आठवां मौलिक कर्तव्य है। अगला है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना। आपने देखा होगा हाल फिलहाल में
कि जब भी थोड़ी बहुत राजनीतिक उथल पुथल जब होती है तो दोनों पक्ष के जो अनुयायी हैं, दोनों पक्ष के जो सदस्य हैं, वो आपस में लड़ने लगते हैं, हिंसा होने लगती है और नुकसान किसका होता है? सार्वजनिक संपत्ति का। तो इस सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा स्वयं करना, हमें स्वयं करनी चाहिए और हिंसा से दूर रहना चाहिए। यह हमारा 9वां मौलिक कर्तव्य है। 10वां मौलिक कर्तव्य क्या है? देखिए, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करना, जिससे राष्ट्र प्रगति की ओर निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। हमारे सभी व्यक्तिगत कार्य ऐसे होने चाहिए जिससे कि राष्ट्र का हित हो। हमारे सभी सामूहिक कार्य ऐसे हो कि उससे राष्ट्र का भला हो। तो ये है हमारा 10वां मौलिक कर्तव्य कि हमारे व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियां जो हैं ये राष्ट्र हित में ही होनी चाहिए। 11वां मौलिक कर्तव्य, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। ठीक, क्या है ये? 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना यह है 11वां मौलिक कर्तव्य। यह अंतिम मौलिक कर्तव्य है जिसे 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। ठीक, चलिए अगला टॉपिक है अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप। अभी हाल ही में हमारे कुश्ती चैंपियनों ने फिर से एक बार भारत का परचम लहराया है और अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में अभी तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल 16 पदक अपने नाम किए हैं। तो याद रखिएगा सबसे पहले तो कि ये जो अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, ये आयोजित कहां हुआ? तो बुल्गारिया के सोफिया नाम के शहर में इसका आयोजन हुआ है। यहां मैं भारत के प्रदर्शन की यदि बात करूं तो भारत ने कुल 16 पदक जीते हैं, जिसमें 1 स्वर्ण पदक है, 4 रजत पदक हैं और 11 कांस्य पदक हैं। यहां पर आप देख पा रहे हैं एक ट्वीट मैंने यहां पर लगाया है। यह है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट। क्या लिखा है उन्होंने? देखिए, आवर रेसलर्स मेक अस प्राउड अगेन। हमारे रेसलर्स ने हमें फिर से एक बार गौरवान्वित करने का या गौरवान्वित होने का मौका दिया है। Congratulations to our team on winning 16 medals, 7 each in men's and women's freestyle and 2 in Greco-Roman at the Under 20 World Championship. This is India's best ever performance. It is also shows the future of Indian wrestling is in safe hands. यानी भारत का जो कुश्ती है वो सुरक्षित हाथों में है, ऐसा ट्वीट किया गया है हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा। ठीक, टूर्नामेंट में यह भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। बोलने का मतलब जब से हम इस स्पर्धा में भाग ले रहे हैं तब से लेकर अभी तक यह हमारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। ठीक, अच्छा, इसमें पदक विजेताओं की यदि बात करूं तो देखिए यहां पर इसको पहले ध्यान दीजिए, है ना। स्वर्ण पदक जो है वो पीले कलर में है, रजत पदक सफेद कलर में और कांस्य पदक थोड़ा ऑरेंज टाइप का कलर है उसमें लिखा हुआ है। ठीक, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो ये नाम है अंतिम पंघाल। इन्होंने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में एकमात्र गोल्ड जीता है भारत के लिए। गोल्ड जीता है भारत के लिए। नाम क्या है? अंतिम पंघाल। इस नाम को याद रखिए, बाकी के बारे में जानिए, कौन है, कहां से खेलते हैं, ये सब आप जानकारी जुटाइए, लेकिन नाम किसका याद रखिएगा सर्वोपरि? अंतिम पंघाल का, क्योंकि इन्होंने एकमात्र गोल्ड मेडल जीता है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बन सकता है। ठीक, इसके अलावा बाकी खिलाड़ियों के नाम आप पढ़ सकते हैं। महेंद्र गायकवाड़ है, अभिषेक ढाका है, मोहित कुमार, सुजीत कलकल, मुलायम यादव, सागर जागलान, नीरज भारद्वाज। ठीक है, तो 7 पदक पुरुषों के द्वारा, 7 पदक महिलाओं के द्वारा। अंतिम पंघाल सोनम मलिक, प्रियंका, प्रिया मलिक, प्रियांशी प्रजापत, सीतो और रितिका।
इन्होंने मेडल जीता है महिलाओं के फ्री स्टाइल कुश्ती में। ग्रीको रोमन की यदि बात करें तो 2 पदक आए हैं, एक है सुमित और दूसरा है रोहित दहिया। ठीक, नाम आपको इनका याद होना चाहिए, अंतिम पंघाल जी का। ठीक, चलिए अगले टॉपिक में है वीवीएस लक्ष्मण जी। जानते होंगे भारत के भूतपूर्व क्रिकेटर है और ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला हुआ 281 रन की पारी इनकी वो आज भी याद की जाती है। ठीक है, वर्तमान में रिटायर हो चुके हैं और अभी हाल ही में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया के अंतरिम कोच के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। आपको पता होगा कि हमारे इंडियन टीम के क्रिकेट टीम के कोच वर्तमान में राहुल द्रविड़ जी हैं, लेकिन वर्तमान में वे कोरोना पॉजिटिव आ गए थे। तो अंतरिम कोच के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? वीवीएस लक्ष्मण जी की। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ सकता है कि एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए भारत के अंतरिम कोच जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो वीवीएस लक्ष्मण जी को। चलिए एशिया कप से जुड़े हुए कुछ बातें देखिए। एशिया कप का आयोजन यूएई में किया जा रहा है, लेकिन इसका होस्ट श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड का होगा। ठीक है, यानी श्रीलंका बोर्ड जो है, क्रिकेट बोर्ड जो है, इसको होस्ट करेगी, मेजबानी करेगी। कौन? श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड। असल में ये आयोजन पहले श्रीलंका में ही होना था, लेकिन आप जान रहे हैं कि कुछ समय पहले वहां पर बहुत ज्यादा राजनीतिक आर्थिक असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, तो इसीलिए इस टूर्नामेंट को शिफ्ट कर दिया गया। कहां? यूएई में। ठीक है, लेकिन होस्ट अभी भी कौन करेगा? तो याद रखना, श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड जो है इसकी मेजबानी करेगी। इसीलिए आपको 2 अलग अलग पोस्टर मैंने यहां पर लगाया है ना। एक एशिया कप यूएई 2022, ये लेटेस्ट वाला है, और पिछला जो था वो क्या था? एशिया कप श्रीलंका 2022। ठीक, चलिए एशिया कप 2022 में 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहां से। टीमों को 3-3 के 2 ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप 1 में भारत है, पाकिस्तान और हांगकांग। ठीक, याद रखिएगा ये नाम, हांगकांग को। ग्रुप 2 में है श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। तो इस तरीके से ये 6 टीमें हैं जो एशिया कप में भाग लेने वाली हैं। पूरे टूर्नामेंट में 13 मैच खेले जाएंगे, ये भी याद रख सकते हैं चाहे तो, लेकिन 6 टीमें हिस्सा लेंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आईपीएल के बारे में एक बार पूछ चुका है, आईपीएल में कितनी टीमों ने हिस्सा लिया, इस प्रकार का क्वेश्चन आ चुका है। तो एशिया कप के संबंध में आप बिल्कुल याद रखिए कि 6 टीमें जो है वो भाग लेने वाली हैं। चलिए अगला टॉपिक है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023। 17वां प्रवासी दिवस जो है ये मनाया जा रहा है इंदौर में। ठीक है, ये मनाया जाएगा कहां? इंदौर में। आपको पता होगा कि वर्ष 1915 में 9 जनवरी के दिन, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जो है वो साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। तो उसी चीज को स्मृति में रखते हुए हम वर्ष 2003 से ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाते आ रहे हैं। इस बार जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो कौन से क्रम का होगा? तो याद रखिएगा 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है हम 2023 में मनाने वाले हैं। प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने हेतु मनाया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसी दिन वर्ष 1915 में महान प्रवासी महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। वर्ष 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की शुरुआत की गई, लेकिन वर्ष 2015 में इसे संशोधित किया गया और प्रत्येक 2 वर्ष पर इसे मनाने का निर्णय लिया गया। ठीक, पीबीडी यानी प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है। कब से? वर्ष 2015 से। उससे पहले हर साल मनाया जाता था। प्रवासी भारतीय दिवस 2021 यानी पिछला जो प्रवासी दिवस था वो 16वां प्रवासी दिवस था। ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था और इसकी थीम क्या थी? आत्मनिर्भर भारत में योगदान। ये 2021 की
थीम थी। अभी 2023 की थीम लॉन्च नहीं हुई है, जैसे ही लॉन्च होगी मैं आपको अपडेट करा दूंगा। ठीक, चलते हैं अगले टॉपिक में। अगला टॉपिक है दही हांडी को खेल का दर्जा। अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने एक निर्णय लिया है जिसके द्वारा उसने क्या किया है कि जो दही हांडी वहां मनाई जाती है उसको खेल का दर्जा दिया गया है। आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में और पूरे भारत में कृष्ण जन्माष्टमी का अवसर जो है वो बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और इसी अवसर पर आयोजित होने वाला खेल है दही हांडी। इसकी एक झलक आपको दिखाता हूं, ये देखिए। इस प्रकार से लोग जो हैं वो एक पिरामिड का निर्माण करते हैं और ऊपर लटके हुए मटके को फोड़ते हैं। ठीक है, इसका जो स्रोत है वो हमको श्रीमद् भागवत में मिलता है, जिसमें श्री कृष्ण जो है वो माखन की चोरी करते हैं अपने मित्रों के साथ मिलकर। तो उसी प्रकार की संरचना बनाने का यहाँ पर प्रयास किया जाता है। ठीक, इसी को अभी हाल ही में खेल का दर्जा मिला है और जो भी लोग इसमें भाग लेते हैं, देखिए ये भी जो लोग भाग ले रहे हैं इनको बोला जाता है गोविंदा। इन सबको गोविंदा बोला जाता है। ठीक, तो प्रत्येक गोविंदा के लिए कुछ ना कुछ बीमा राशि जो है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है। हाल ही में दही हांडी को महाराष्ट्र में खेल का दर्जा दिया गया है। इसे एक तरह का एडवेंचर स्पोर्ट माना जाएगा। अब दही हांडी में शामिल होने वाले गोविंदाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ, सरकारी नौकरियों में 5% आरक्षण दिया जाएगा। सोचिए, सरकारी नौकरियों में 5% आरक्षण दिया जाएगा गोविंदाओं को। ठीक, बीमा सुरक्षा उनको प्रदान की जाएगी। कौन कौन सी स्थिति? देखिए 3 स्थितियां हैं। पहली स्थिति क्या? यदि दही हांडी खेलते समय कोई दुर्घटना हो जाती है और किसी गोविंदा की मृत्यु हो जाती है तो संबंधित गोविंदा के परिजनों को सहायता के रूप में 10 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। 10 लाख रुपए दिया जाएगा यदि उसकी मृत्यु हो जाती है। क्योंकि देखिए इतना बड़ा पिरामिड बनता है तो कभी ना कभी ऐसा होता है कि ये किसी कारण से या तो बैलेंस बिगड़ गया या और कोई कारण है तो वो गिर जाते हैं। इस स्थिति में दुर्घटना की आशंका भी रहती है। यदि उस दुर्घटना में गोविंदा की मृत्यु हो जाती है तो उसे 10 लाख रुपए की राशि उनके परिजनों को दी जाएगी। गोविंदा की दोनों आंखें या दोनों पैर या दोनों हाथ या शरीर के कोई 2 महत्वपूर्ण अंगों पर गंभीर चोट लगने पर राज्य सरकार की ओर से 7.5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। 7.5 लाख। किस स्थिति में? जब शरीर का कोई भी 2 महत्वपूर्ण अंग जो है वो निष्क्रिय हो जाए या खराब हो जाए। यदि किसी गोविंदा का हाथ, पैर या शरीर का कोई एक अंग खराब हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उसे 5 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। तो 3 अलग अलग स्तर पर गोविंदाओं के लिए आरक्षण रखा गया है, बीमा के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। ठीक, तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें यही याद रखिएगा कि किस राज्य के द्वारा दिया गया है, महाराष्ट्र के द्वारा। ये वैसे उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे तो आप याद रख सकते हैं। अगला टॉपिक, चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर किया गया है। न्यूज की कटिंग आप देख पा रहे हैं, मैंने ये न्यूज लिया है ना। लिखा है पंजाब और हरियाणा की सरकारें शनिवार को चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के नाम पर रखने को सहमत हो गई हैं। आपको पता होगा कि चंडीगढ़ जो है ये पंजाब की भी राजधानी है और हरियाणा की भी राजधानी है, दोनों की राजधानी है। उस स्थिति में इसका नामकरण करने के लिए, है ना, ये जो एयरपोर्ट है उसका नामकरण करने के लिए पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार दोनों की सहमति आवश्यक होती है। तो अभी हाल ही में दोनों राज्यों की सहमति से ये जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट है इसका नाम रखा गया है शहीद भगत सिंह के नाम पर। इतना ही चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सीधे याद रखिएगा। यहां से क्वेश्चन आ सकता है, शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट, किस एयरपोर्ट का नवीन नामकरण किया गया है? ठीक है, या किस एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर किया गया? तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहें, हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए। बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं लेकिन फैक्ट हमारे पास नहीं होते, इसीलिए हम इनको बनाने में सक्षम नहीं होते हैं। चलिए
अगला टॉपिक है गरबा नृत्य। अभी हाल ही में यूनेस्को के द्वारा नामित किया गया है गरबा नृत्य को। गरबा नृत्य को नामित किया गया है, किस चीज के लिए नामित किया गया है? देखिए, भारत ने गरबा नृत्य को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन की सांस्कृतिक सूची में शामिल किए जाने के लिए नामित किया है। ठीक है, यूनेस्को लिस्ट मंगाती है कि आप किन किन चीजों को, यानी अपने देश में प्रचलित किन किन चीजों को आप सांस्कृतिक सूची में डालना चाहते हैं। सांस्कृतिक विरासत की सूची है असल में ये, उसमें डालना चाहते हैं, तो उसमें नाम दिया गया है भारत के द्वारा गरबा नृत्य को। यूनेस्को के निदेशक एरिक फॉल्ट ने कहा, है ना, न्यूज का कटिंग है इसलिए आपको इस रूप में दिख रहा है। यूनेस्को के निदेशक एरिक फॉल्ट ने कहा कि यूनेस्को की अदृश्य सांस्कृतिक विरासत में पिछले वर्ष दुर्गा पूजा को शामिल किए जाने के बाद अब भारत ने गरबा को वर्ष 2022 के लिए नामित किया है। तो ये न्यूज हमको मिला है किसके द्वारा? एरिक फॉल्ट के द्वारा। उन्होंने कहा कि यूनेस्को की अगली बैठक नवंबर 2022 में होगी और आशा है कि भारतीय समारोह से संबंधित एक और सुंदर नृत्य गरबा को यूनेस्को की अदृश्य सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल कर लिया जाएगा। तो आपको पता होगा गरबा जो है वो गुजरात का लोकप्रिय नृत्य है। यह नाम संस्कृत के गर्भद्वीप शब्द से आता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट तो फिलहाल यही है, एक फैक्ट ये आपको याद रखना चाहिए क्योंकि लोक नृत्यों से कभी कभी क्वेश्चन आपको पूछता है। ठीक, चलिए देखिए यहां पर आप देख पा रहे हैं, है ना, गरबा नृत्य ऐसे किया जाता है, ताली से कभी किया जाता है, लेकिन जनरली यहाँ पर ऐसे डांडिया होता है, इसके माध्यम से इसको किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले टॉपिक में है मैक रदरफोर्ड। व्यापम की एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मात्र 17 साल की उम्र में पूरे विश्व का भ्रमण करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है मैक रदरफोर्ड के द्वारा। और ऐसा कि नहीं इनके साथ में कोई और गया होगा, नहीं, इन्होंने अकेले ही इस प्लेन में अपनी जो यात्रा है वो पूरी की है। ठीक, मैक दुनिया का चक्कर लगाने वाले सबसे कम उम्र के पायलट बन गए हैं। ये पायलट हैं, ठीक है, ये पायलट हैं और इसको चला रहे थे ये। ब्रिटिश मूल के बेल्जियम में रहने वाले पायलट मैक रदरफोर्ड ने बुधवार को उड़ान भरने के 5 महीने बाद अपना एयरक्राफ्ट बुल्गारिया की राजधानी में उतारा। मैक रदरफोर्ड ने 17 साल की उम्र में पूरे वर्ल्ड में अकेले उड़ान भरी है। ठीक, व्यापम की परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक बार सीएमओ के पेपर में भी पूछा गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले टॉपिक पर है जस्टिस रमन्ना। अभी हाल ही में 26 अगस्त के दिन इनकी सेवानिवृत्ति हो गई है। ठीक, तो आइए पढ़ते हैं। देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रमन्ना, नथालपति वेंकट रमन्ना इनका पूरा नाम है, 26 अगस्त को रिटायर हो गए हैं। उन्होंने 24 अप्रैल 2021 को सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में अपने पद की शपथ ली थी। इनको शपथ दिलाने का काम किया था राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने। रमन्ना ने जस्टिस बोबड़े की जगह ली थी जो 23 अप्रैल 2021 को सेवानिवृत्त हुए थे। अच्छा, ये तो ठीक है, 48वें क्रम के थे। यदि आपको पूछे 49वें क्रम के कौन हैं तो याद रखिएगा यू ललित, है ना, उदय उमेश ललित जो हैं ये वर्तमान में चीफ जस्टिस हैं भारतीय सुप्रीम कोर्ट के। यदि 50वें की बात करूं, देखिए यू ललित जी का कार्यकाल बहुत छोटा है, 2-2.5 महीने की अवधि है। इसके बाद 50वें नंबर पर आएंगे डी.वाई. चंद्रचूड़। डी.वाई. चंद्रचूड़ जो है ये 50वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। तो 48, 49, 50 इन तीनों को आप याद रखिए। ठीक है, ये जो 49वें क्रम के हमारे सीजेआई हैं इन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है और इनको पद की शपथ दिलाई है हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने। द्रौपदी मुर्मू जी ने इनको पद की शपथ दिलाई है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं।
चलिए अगले टॉपिक पर है रेवड़ी कल्चर। हाल फिलहाल में काफी ज्यादा चर्चा में रहने वाला शब्द है। इसमें ये जो रेवड़ी शब्द है ये किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो याद रखिएगा, रेवड़ी शब्द प्रतिनिधित्व करता है जो भी राजनीतिक पार्टियां होती है उनके द्वारा मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए दिए गए भ्रामक लालच के संदर्भ में, उन्हीं लालच का प्रतिनिधित्व करता है यह शब्द रेवड़ी शब्द। और अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई आप एक सर्वदलीय बैठक बुलाइए जिसमें सभी दल जो है इस बात पर सहमत हों कि जो भी मतदाता है उनको भ्रमित करने के लिए इस प्रकार की किसी भी प्रकार की मांग जो है वो, या इसी प्रकार के किसी भी तरीके की जो लालच है वो मतदाताओं को न दिया जाए। आइए पढ़ते हैं इसमें। रेवड़ी कल्चर पर सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है। कोर्ट ने 3 जजों की बेंच के पास मामला भेज दिया है और इस बेंच में कौन होंगे? तो याद रखिएगा, हमारे चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना जी की बेंच है जिसके पास इसको भेजा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में मुफ्त सुविधाओं के वादे के मामलों को पुनर्विचार के लिए भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि चुनावी लोकतंत्र में असली ताकत मतदाताओं के पास होती है। मतदाता ही इस बात का निर्धारण करते हैं कि कौन सत्ता में होगा, कौन सत्ता में नहीं होगा। इसीलिए मतदाताओं का सुरक्षित रहना इन लालच या इन भ्रामक चीजों से ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र में यदि मतदाता ही भ्रमित हो जाएंगे तो उस समय लोकतंत्र की शक्ति खत्म हो जाएगी, वो लालच पर चलने वाला तंत्र बन जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि आप एक काम करिए, सर्वदलीय बैठक बुलाइए और उस सर्वदलीय बैठक में सभी राज्य या सभी पार्टियां, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो एक मत से इस बात पर सहमत हों कि हम इस प्रकार के किसी कल्चर को सपोर्ट नहीं करेंगे। ऐसी बात कही गई है, हालांकि ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया है, लेकिन ऐसी बात कही गई है। प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने भाजपा नेता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई के दौरान उक्त टिप्पणियां की है। तो ये सारी जो टिप्पणी है, ये जो टिप्पणी है ना, कि चुनावी लोकतंत्र में असली ताकत मतदाताओं के पास होती है, ये बात कही है किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के बेंच के द्वारा, जिस बेंच के अध्यक्ष हैं श्री एन.वी. रमन्ना, हमारे CJI। जब तक सभी दलों में इस पर रोक लगाने को लेकर सहमति नहीं बनती तब तक कुछ नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है, कुछ राजनीतिक पार्टियां चल ही इसीलिए रही है क्योंकि वो लालच दे करके लोगों को खरीदने का काम करती हैं। होता है ऐसा, है ना। हालांकि ये कैमरे पर बोलने की बात नहीं होती है, लेकिन आप भी जानते हैं कि लोकतंत्र में जैसे ही चुनाव आता है वैसे ही दारू मुर्गा बंटना चालू हो जाता है। ये केवल हमारे छत्तीसगढ़ की या भारत की बात नहीं है, ये सब जगह होता है। इसके अलावा पीठ में जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस C.T. रवि कुमार भी शामिल थे। अध्यक्ष थे कौन? एन.वी. रमन्ना जी, और इसके अलावा हिमा कोहली और C.T. रवि कुमार भी इसमें शामिल थे। सर्वदलीय बैठक बुलाने के पीठ के सवाल पर केंद्र की ओर से पेश हुए कौन? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। इन्होंने कहा कि पहले ही कई राजनीतिक दल कोर्ट आ चुके हैं जो मुफ्त की रेवड़ियों पर रोक का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी पार्टियां इसका विरोध भी कर रही है कि हम ऐसे लालच देना बंद नहीं करेंगे, उनका कहना है। ऐसे में सर्वदलीय बैठक में कोई नतीजा निकलने की उम्मीद नहीं है। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं हमारे महान्यायवादी तुषार मेहता। ठीक है, चुनाव आयोग यह मामला देखे या केंद्र सरकार तय करे। ठीक है, तो इसका एक ही इलाज बचता है कि या तो चुनाव आयोग जो है वो साफ कह दे कि इस प्रकार की जो भ्रामक जानकारियां हैं ये नहीं चलेंगी, वो उनको सिरे से नकार दे, या केंद्र सरकार एक नियम बनाए कि इस प्रकार का यदि प्रचार किया जाता है किसी भी राजनीतिक पार्टी के द्वारा तो उसके ऊपर सख्त कदम उठाए जाएंगे। इसका एक अच्छा तरीका यह हो सकता है
कि प्रत्येक राजनीतिक पार्टी जो जो काम करने वाले हैं आगामी 5 वर्षों में उसकी एक लिस्टिंग करके दे, और 5 वर्ष जब इनका कार्यकाल पूरा हो जाए तो इसका मूल्यांकन करने के लिए एक समिति बनाई जाए। ये एक तरीका हो सकता है। चलिए, मेहता ने कहा कि कोर्ट केंद्र सरकार और याचिकाकर्ता आदि के सुझावों को देखते हुए एक विशेषज्ञ समिति गठित करे जो मामले पर विचार करके रिपोर्ट देगी। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो रेवड़ी कल्चर है ये ना तो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ना वनडे एग्जाम के लिए, लेकिन जिन लोग अभी हाल में मेंस क्लियर किए हैं और इंटरव्यू देने वाले हैं आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से तैयार करिएगा इस टॉपिक को। ये रेवड़ी कल्चर शब्द किसने सबसे पहले प्रयोग किया, ये रेवड़ी कल्चर शब्द का अर्थ क्या होता है, इस रेवड़ी कल्चर से कैसे बचा जा सकता है, इन सारी चीजों पर आप अपनी एक विस्तृत राय बिल्कुल तैयार कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, सबसे पहले तो एएनआई का ट्वीट है और बार एंड बेंच, ठीक है, जो वकील और जो जज होते हैं उनका होता है बार एंड बेंच, उनके द्वारा भी ट्वीट किया गया है। ठीक, एएनआई में क्या कहा गया, सुप्रीम कोर्ट सेज लुकिंग एट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फ्रीबीज इशू, फ्रीबीज कहा जाता है, याद रखिएगा, है ना, ये जो मुफ्त का लालच दिया जाता है उसको फ्रीबीज कहा जाता है, फ्रीबीज। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट सेज लुकिंग एट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फ्रीबीज इशू द केस इज रेफर्ड टू अ 3 जज बेंच, भेजा जा रहा है 3 जज वाली बेंच को, ऐसा ट्वीट आया है। फ्रीबीज बाय पॉलिटिकल पार्टीज, सुप्रीम कोर्ट सेज दैट देयर कैन बी नो डिनाइंग दैट इन एन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी द ट्रू पावर लाइज with the electorate and the electorate judges the parties and the candidates। तो कह रहा है यहां पर ये, है ना, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, वही बात जो दोहराया गया है कि चुनावी जो डेमोक्रेसी है, चुनावी लोकतंत्र, वहां पर जो मुख्य पावर है, मुख्य शक्ति है, वो लोकतंत्र में मतदाता के पास होती है, ये कहा गया है। यहां पर देखिए इन्होंने कहा है फ्रीबीज बाय पॉलिटिकल पार्टीज विल लेड टू इकोनॉमिक डिजास्टर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट टू सुप्रीम कोर्ट। केंद्र सरकार ने अपनी दलील ये दी है कि भाई ये जो फ्रीबीज पॉलिसी है ना, फ्री में रेवड़ियां बांटने की जो नीति है, ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डिजास्टर को, आर्थिक संकट को न्योता दे रही है, ऐसा कहना है किसका, केंद्र सरकार का। और बिल्कुल ये बात एक नजरिए से आप देखेंगे तो सही भी लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप फ्री में बांट रहे हो, जैसे बिजली आप फ्री में बांट रहे हो, पानी आप फ्री में बांट रहे हो। आपको पता है कि बिजली संकट अभी कुछ दिन हुआ तो पूरे देश में क्या हालत हुई थी, कोयला संकट हुआ, प्राकृतिक संसाधन आप दे रहे हो, प्राकृतिक संसाधन ये आप देने का वादा कर रहे हो, तो ये नुकसान है। पानी का स्तर आपको पता होगा, वर्तमान में भूजल स्तर क्या है, कोई गर्मी का मौसम ऐसा नहीं है जब दिल्ली में हाय तौबा नहीं मचती है। उस स्थिति में आप बिजली फ्री में दे रहे हो, पानी फ्री में दे रहे हो। जब भी आप किसी चीज को, आपने खुद महसूस किया होगा कि जब भी आपको कोई चीज मुफ्त में मिलती है तो आप उसका महत्व नहीं समझते हैं। यदि आपको पानी फ्री में मिल रहा है तो आप उसका महत्व नहीं समझेंगे। इसीलिए केंद्र सरकार का कहना है कि भाई ये जो फ्रीबीज पॉलिसी है वो एक इकोनॉमिक डिजास्टर को न्योता दे रही है, इकोनॉमिक डिजास्टर को। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले टॉपिक में है पिनाका मिसाइल। अभी हाल ही में सतह से सतह पर मार करने वाली एक पिनाका मिसाइल का लॉन्च किया गया है। ये वही पिनाका मिसाइल है जिसको 1999 में कारगिल के युद्ध में प्रयोग किया गया था और जिसने दुश्मनों के पैर उखाड़ दिए थे। बहुत ही शानदार तकनीक का प्रयोग किया जाता है पिनाका मिसाइल में। इसको बोला जाता है ये लक्ष्य को चूकता नहीं है, कभी नहीं चूकता है। ठीक, तो आइए पढ़ते हैं। राजस्थान के जैसलमेर जिले की फील्ड फायरिंग रेंज में भारत में निर्मित पिनाका मिसाइल के अपग्रेड वर्जन का सफल परीक्षण किया गया है। ये देखिए ले जाते हुए, है ना, ये असल में लॉन्चर्स हैं,
ये लॉन्चर्स हैं जिसके माध्यम से मिसाइल्स को लॉन्च किया जाता है। क्या है पिनाका मिसाइल सिस्टम की ताकत? तो सबसे पहले 44 सेकंड में 12 मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता, यानी विद इन 44 सेकंड ये 12 मिसाइल्स दाग सकता है। कितनी विध्वंसकारी क्षमता है। 7 किलोमीटर से लेकर 90 किलोमीटर तक की मारक क्षमता है। मारक क्षमता अधिकतम इसकी 90 किलोमीटर तक की है। किसी भी मौसम में फायर करने में सक्षम है और 214 कैलिबर के लॉन्चर से एक के बाद एक 12 पिनाका रॉकेट दागे जा सकते हैं। अचूक निशाने से दुश्मन का विनाश तय है। ठीक, तो याद रखिएगा पिनाका मिसाइल सतह से सतह पर मार करती है और बहुत ज्यादा घातक मिसाइल है, जिसका भी हाल ही में परीक्षण हुआ है। अगले टॉपिक में है विश्व जल सप्ताह। आपको पता होगा कि हर साल 12 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस, और अभी हाल ही में विश्व जल सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। विश्व जल सप्ताह 2022 का आयोजन 23 अगस्त से 1 सितंबर तक किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 23 अगस्त से 1 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा विश्व जल सप्ताह। विश्व जल सप्ताह वैश्विक जल मुद्दों और अंतरराष्ट्रीय विकास से संबंधित चिंताओं को दूर करने हेतु 1991 से स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय जल संसाधन द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है। ये एक वार्षिक कार्यक्रम है जो कि वर्ष 1991 से ही संचालित किया जा रहा है। कौन करता है संचालन? तो स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय जल संस्थान। 2022 की थीम क्या है? देखिए, वर्ष 2022 में ये जो विश्व जल सप्ताह है, इसकी थीम क्या है? भूजल, अदृश्य को दृश्यमान बनाना, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। ठीक है, ये थीम है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विश्व जल सप्ताह की थीम क्या रही है, ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है। विश्व जल सप्ताह के दौरान विश्व प्रसिद्ध स्टॉकहोम जल पुरस्कार जो है ये भी प्रदान किया जाता है। 2022 में विल्फ्रेड बुटसर्ट को ये अवार्ड दिया गया था। ये पुरस्कार विल्फ्रेड बुटसर्ट, ठीक है, याद रखिएगा, विल्फ्रेड बुटसर्ट को वर्ष 2022 में दिया गया था विश्व या स्टॉकहोम जल पुरस्कार। ठीक, तो ये है विश्व जल सप्ताह। चलिए अगला टॉपिक है हमर लक्ष्य अभियान। ये छत्तीसगढ़ का टॉपिक है और ये जो हमर लक्ष्य अभियान है ये प्रारंभ हुआ है जिला कांकेर में। कांकेर जिला प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि हम अपने जिले में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए एक प्रयास करेंगे जिसका नाम क्या रखा गया है? हमर लक्ष्य अभियान। इसके द्वारा कलेक्टर ने बहुत सारे जो अपने अधीन आने वाले जितने भी स्कूल्स हैं, जितने भी प्राथमिक शालाएं हैं, उन सभी के जो टीचर्स हैं उन सभी के साथ मीटिंग ली है। चलिए, तो इसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करना, इसके अलावा शैक्षणिक गुणवत्ता के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना, स्कूलों में प्रेरणादायी वातावरण निर्मित करना और विद्यार्थियों की अनुपस्थिति को शून्य स्तर तक लाना, यानी शाला त्यागी दर को कम करना, शून्य तक लाना। ये सभी इसके उद्देश्य हैं। तो याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। हमर लक्ष्य अभियान संबंधित है, किससे संबंधित है? शिक्षा की गुणवत्ता से या शिक्षा क्षेत्र से। कौन से जिले में संचालित हो रहा है? तो कांकेर जिले में इसका संचालन किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रदेश का सबसे बड़ा सी मार्ट पावर हाउस दुर्ग में खोला गया है। ये देखिए, ठीक है, मेरे ख्याल से इमेज बहुत ज्यादा क्लियर तो नहीं दिख रही होगी क्योंकि इमेज मुझको इसी टाइप का मिला है। ठीक है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करिए। यहाँ लिखा है सी मार्ट, सुस्वागतम लिखा है, ये आदमी यहाँ से गुजर रहा है। ठीक, सबसे बड़ा सी मार्ट पावर हाउस दुर्ग में स्थापित किया गया है। ये आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़िए। बेस्ट ऑफ बीट डेस्टिनेशन। अभी हाल ही में एक ग्रुप है जिसका नाम है आउटलुक ग्रुप। आउटलुक ग्रुप पत्रिका भी निकालती है, आपने देखा होगा। ठीक है, इस आउटलुक ग्रुप के द्वारा छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले को बेस्ट ऑफ बीट डेस्टिनेशन इस अवार्ड से नवाजा गया है। तो देखिए, ये जो अवार्ड है ये किसको मिला है? बस्तर
हमारे जिले को, बस्तर जिले को। पर्यटन और संस्कृति विभाग के सचिव श्री अनबलगन पी ने ग्रहण किया पुरस्कार। पुरस्कार ग्रहण किया किसने? संस्कृति विभाग के सचिव जी ने। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, हाल ही में किस जिले को बेस्ट ऑफ बीट डेस्टिनेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आंसर याद रखिएगा, बस्तर। ये देखिए, सम्मानित किया जा रहा है बस्तर को। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के नए पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री रविंद्र चौबे। आपको पता होगा कि इसके ठीक पहले टी.एस. सिंहदेव जी हमारे पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री थे, लेकिन कुछ कारणों से उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद से नए पंचायत मंत्री के रूप में जिनकी नियुक्ति हुई है वो कौन है? रविंद्र चौबे जी। ये ऑफिशियल वेबसाइट की पेज है जिसको अपडेट कर दिया गया है, याद रखिएगा, है ना। अब रविंद्र चौबे जी के पास संसदीय कार्य, कृषि विकास एवं कृषक कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी, पशुधन विकास, मछली पालन, जन संसाधन एवं आयाकट, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, ये सारे डिपार्टमेंट इनके पास आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री ने दिए 1320 मेगावाट के नए बिजली संयंत्र लगाने के निर्देश। इससे हमारी जो उत्पादन क्षमता है वो बढ़कर कितनी हो जाएगी? 4300 मेगावाट। और ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो याद रखिएगा, कोरबा में। कोरबा पश्चिम वाला जो क्षेत्र है वहां पर की भूमि में एक नया संयंत्र लगाने की बात कही गई है और मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए निर्देश दिया है कि आप वहां पर क्या करो, एक विद्युत संयंत्र लगाइए जिसकी क्षमता कितनी होनी चाहिए? 1320 मेगावाट। 1320 मेगावाट। चलिए आगे बढ़ते हैं। माउंट मेंटोक कांगड़ी 3 पर सीजी की धाकड़ बेटी, ठीक है, नैना सिंह धाकड़, नाम सुना होगा आपने, छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पर्वतारोही है। इन्होंने अभी हाल ही में माउंट मेंटोक कांगड़ी 3 को जीता है और वहां पर योग भी किया है। यहां पर आप देख पा रहे हैं फोटो, है ना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी नहीं है किसी से कम, बेटी से मिलेगा देश को दम। नैना सिंह धाकड़ वहां से अपना स्लोगन दे रही हैं। इसके अलावा यहां देख पा रहे हैं आप, नैना सिंह धाकड़ जी जो है वो योग कर रही है। कहां पर? माउंट मेंटोक कांगड़ी 3 पर। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले टॉपिक में है सेवा सारथी योजना। सेवा सारथी योजना को आप एक योजना से जोड़कर देख सकते हैं। उस योजना का नाम है मुख्यमंत्री मितान योजना। मुख्यमंत्री मितान योजना वही योजना है जिसके माध्यम से लोगों को उनके आवश्यक जो दस्तावेज हैं वो घर पहुंच सेवा के माध्यम से उपलब्ध कराए जाते हैं। तो ये जो सेवा सारथी अभियान है या सेवा सारथी योजना जो है, ये नगर पालिक निगम भिलाई के द्वारा संचालित किया जा रहा एक रथ है, एक गाड़ी है, जिसके माध्यम से लोगों तक पहुंच बनाई जा रही है और उनके जो भी दस्तावेज हैं उनको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ठीक, तो आइए पढ़ते हैं। नगर पालिक निगम भिलाई में पहली बार नवीन जन कल्याणकारी योजनाओं को सुगम, सरल और सहज रूप से लोगों तक पहुंचाने के लिए अभिनव प्रयास किया जा रहा है। इसके अंतर्गत सेवा सारथी भिलाई के मोहल्ले, वार्ड और घरों तक पहुंचेगा। सेवा सारथी के माध्यम से सरकार की सभी तरह की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों को मिलेगा। इससे लोगों को अनावश्यक भटकने से मुक्ति मिलेगी, दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, मेरे ख्याल से ये इमेज भी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होगी, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट करिए। ये पूरी गाड़ी है जिसका अभी हाल ही में लोकार्पण कर दिया गया है, लोगों को दे दिया गया है और इसके माध्यम से लोगों को उनकी योजनाओं के संबंध में, राज्य सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उन सब के संबंध में जानकारी प्रदान की जाएगी। तो नाम याद रखिएगा, इसका नाम क्या है? सेवा सारथी। सेवा सारथी। और कहां चलाई जा रही है ये? तो याद रखिएगा, भिलाई में। भिलाई और दुर्ग वाले क्षेत्र में इसको संचालित किया जा रहा है। उद्देश्य क्या है? लोगों तक योजनाओं से संबंधित जानकारी पहुंचाना। अगले टॉपिक पर चलते हैं।
अगले टॉपिक में है छत्तीसगढ़ सरकार की एक और पहल। क्या पहल है? तो आपने सुना होगा डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के बारे में। इस योजना के अंतर्गत मरीज को 50,000 से लेकर के 5 लाख तक का ट्रीटमेंट जो है ये उपलब्ध कराया जाता है। 50,000 से लेकर के 5 लाख तक का ट्रीटमेंट जो है मुफ्त में उपलब्ध कराया जाता है। इसी प्रकार केंद्र सरकार की एक योजना है जिसको आयुष्मान भारत योजना कहा जाता है। आयुष्मान भारत योजना भी सेम है, इसमें भी 5 लाख तक की योजना जो है या 5 लाख तक का इलाज जो है उपलब्ध कराया जाता है मुफ्त में। तो अभी हाल ही में प्रदेश में बोन मैरो, लीवर समेत ऑर्गन ट्रांसप्लांट जल्द ही आयुष्मान में शामिल किए जाएंगे और कुल 25 प्रकार के नए इलाज जो है इसके अंतर्गत जोड़े जाएंगे। ठीक, इसके पहले आप देखेंगे कि बोन मैरो या लीवर से संबंधित जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, इन सब की सुविधा जो है इन योजनाओं के माध्यम से नहीं दी जाती थी, लेकिन अब 25 प्रकार के अन्य इलाज जो हैं इन योजनाओं में शामिल किए जा रहे हैं। ये हमारे छत्तीसगढ़ में होगा, है ना। लिखा क्या है? केवल प्रदेश में, प्रदेश में ही ये लागू होगा। बात करें इस योजना के बारे की, इस बारे में, है ना, हेल्थ सेवा के बारे में, तो छत्तीसगढ़ में कुल 67.50 लाख परिवार है छत्तीसगढ़ में। उसमें से लगभग 56 लाख जो है वो आयुष्मान में रजिस्टर्ड है, पंजीकृत है। 2300 तरह की बीमारियों का अभी इलाज हो रहा है और इसी में 25 तरह की नई बीमारियों को जोड़ा जाएगा। 5 लाख से अधिक खर्च वाले इलाज अभी भी मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना, ठीक है, इस योजना का पूरा नाम है मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना। ये जो दोनों योजनाएं हैं, डॉक्टर खूबचंद स्वास्थ्य सहायता योजना और मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना, ये दोनों योजनाएं प्रारंभ हुई है वर्ष 2019 में। 1 जनवरी 2019 को ये दोनों योजनाएं प्रारंभ हुई हैं। तो अभी हाल ही में कुल 25 तरह की नई बीमारियों को इस आयुष्मान योजना के अंतर्गत जोड़ा गया है हमारे छत्तीसगढ़ में। चलिए, तो अब आते हैं हमारे अगले सेक्शन में, जो है प्रश्नोत्तर का सेक्शन। पहला प्रश्न है, किस समिति ने मूल कर्तव्यों को बाध्यकारी बनाने की सिफारिश की थी? ऑप्शन है वर्मा समिति, स्वर्ण सिंह समिति, केपी गिल समिति या आहलूवालिया समिति। तो इसका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक किसने जीता? ऑप्शन है सोनम मलिक, प्रियांशी प्रजापत, अंतिम पंघाल या प्रिया मलिक। इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन, एशिया कप 2022 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के द्वारा, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के द्वारा, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड के द्वारा या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के द्वारा। इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन, बेस्ट ऑफ बीट डेस्टिनेशन पुरस्कार किस जिले ने जीता है? तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने देखा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। छत्तीसगढ़ के वर्तमान पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है श्री टी.एस. सिंहदेव, श्री उमेश पटेल, श्रीमती अनिला भेड़िया या श्री रविंद्र चौबे। तो इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये थे हाल फिलहाल में चर्चा में रहे कुछ राष्ट्रीय तथा छत्तीसगढ़ स्तर के मुद्दे। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब पर कमेंट करें, अपना उत्तर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।